नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत सारे जवाब भी दिए गए सरकार की तरफ से। हालांकि प्रधानमंत्री ने उस पर कभी कुछ नहीं बोला, सुनाए सिवाय चुनावी रैलियों में जाकर के ये कहने के कि उनकी रगों में खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ नहीं बोला उस पर। खैर, अब लेकिन उसके बहुत सारी परतें धीरे-धीरे खुलती जा रही हैं। कभी सीडीएस साहब सिंगापुर में जाकर के कुछ स्वीकार कर लेते हैं, कभी जो है कोई सैन्य अधिकारी किसी देश में जाकर के कुछ स्वीकार कर लेता है। और अब जो खबर आ रही है कि चीन को लेकर के, जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान को लेकर के, उसके बाद तो ऑलमोस्ट सारी चीजें साफ हो गई हैं कि भारत कहाँ खड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर में भारत क्या कर रहा था और कैसे उसको ट्रीट किया गया, इत्यादि इत्यादि। पहली चीज मैं शुरू इसी से करता हूं सर आपके साथ, अपने दर्शकों के लिए, कि इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए, सच क्या माना जाए, सरकार जो हमें बता रही है वो कितना सच है। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करना बंद कर दिया है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन सिंदूर नाउ। उन्हें समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा दांव उल्टा पड़ गया है, तो इसीलिए पुराने एजेंडे में वापस आ गए, फिर हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में वापस आ गए। कभी नीतीश राणे को स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ को स्टेटमेंट दे रहे हैं, बुलडोजर शासन की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो इनका बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर हिंदुओं के मकानों पे चल रहा है, उनकी झुग्गी झोपड़ियों पे चल रहा है, उन कार चालकों पे चल रहा है जो कि हिंदू हैं। अब हिंदुओं को भी बात समझ में आ रही है, भक्तों को छोड़कर ये सरकार किसी की नहीं है। ये सारी सरकारी संपत्तियों को खाली करा के अडानी जी को देना चाहती है, इसीलिए दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर पूरी तरह से डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर की बात कीजिए। अभी तक ये क्या करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, सेना के पीछे छिप जाते थे। अच्छा, हमारी फितरत है, हमारे भारतवासियों की फितरत है, या विश्व की ही फितरत होगी ऐसी, कि हम लोग सेना के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारी सुरक्षा करने के लिए 46 डिग्री टेम्परेचर पे भी हमारी सुरक्षा करते हैं, -20 डिग्री पे भी करते हैं, इसलिए उनके प्रति हमारे लिए एक सम्मान भाव होता है। लेकिन अब लगता है कि सेना भी अब इनकी मूर्खता को झेल नहीं पा रही है, इसीलिए सेना ने एक एक करके, पहले सीडीएस ने कहा कि इनिशियली वी मेड सर्टेन मिस्टेक, देन वी रेक्टिफाइड एंड देन वी हिट पाकिस्तान बैड। उसके बाद फिर नेवल ऑफिसर ने कहा कि हमारे को आदेश था कि आप जो है, अगर सामने से भी कोई मिसाइल आ रही होगी या कोई आप पे अटैक हो रहा होगा, आप काउंटर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको केवल इंस्टॉलेशंस को मारना है, इसलिए हमारा नुकसान हो गया। अब ये बात जो बार बार लोग कह रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कितने रफेल गिरे, कितने रफेल गिरे, अब इनडायरेक्टली मैसेजेस मिल रहे हैं कि करीब 5 टोटल विमान गिरे हैं और 3 रफेल गिर गए। तो 3 रफेल गिर गए, वो असली गिरे या नकली गिरे? रफेल के बारे में जिसको एसोसिएट बनाया गया था, उस कंपनी को, उसकी एसोसिएट कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड कंपनी घोषित करता है। माने किसी कंपनी का 40,000 करोड़ का लोन लो और उसको 5,000 करोड़ में सेटल कर दो और फ्रॉड कंपनी बता दो, क्योंकि उसमें हेरफेर की है। अच्छा, गरीब जनता 1 लाख रुपए का लोन ले ले और वापस न करे तो उसके ट्रैक्टर को घसीट के ले जाते हो, उसको सल्फास खानी पड़ती है, उसको पेड़ पे लटकना पड़ता है। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर में आज तक जो 4 आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे पर्यटकों को मारा था, आज तक उसका कुछ नहीं पता चला। अब यह नहीं पता चल रहा है कि जैसे कन्हैया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है मुंह में पट्टा बांध के, जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं, वो भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर वो पकड़े नहीं जाते, फिर कन्हैया को जेल भेज दिया जाता है, बाद में उसको कोई सिद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि पता चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कुछ कर रहे थे। जामिया के अंदर मुंह में पट्टा बांध के लोग घुसते हैं, वहां पे बच्चों की पिटाई करते हैं, बाद में पता चलता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो संशय बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। 4 वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए, क्योंकि इतनी विशाल सेना, इतनी महत्वपूर्ण सेना, इतने बड़े देश की सेना, इतने ज्यादा हमारे सुरक्षा तंत्र मजबूत होने के बाद भी अगर आतंकवादी नहीं पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब, अच्छा सुब्रमण्यम स्वामी अलग अपना राग आलापे हुए हैं। मेरी भावना को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि देखिए मोदी जी के विचारों का मैं विरोधी हूं, लेकिन मोदी जी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके प्रति मेरे को सम्मान रखना मेरी मजबूरी है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी आप देखिए पॉडकास्ट में क्या क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अमेरिका के पास भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं मोदी जी के, और चाइना के पास भी ऐसे सीक्रेट्स हैं, जिसकी वजह से मोदी जी को समर्पण करना पड़ रहा है चीन के पास, चीन के सामने और अमेरिका के सामने। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पे भी कोई डिफेमेशन फाइल नहीं हो रहा है।
सुब्रमण्यम स्वामी पे, पिछले 15 दिन से लगातार वो बोलते चले जा रहे हैं। भाई देखिए, देश के खिलाफ अगर देश का नुकसान होता है, आप अमेरिका के सामने समर्पण कर रहे हैं, चीन के सामने समर्पण कर रहे हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का कुछ सीक्रेट उनके पास है जिससे वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो ये तो हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। तो राष्ट्रीय हित में तो यह है कि मोदी जी उसको सामने आके जवाब दें, और उसके बाद कम से कम कोई मैसेजिंग करें देश को कि हम चीन से नहीं डरते हैं, हम चीन का भी मुकाबला करने को तैयार हैं, आपके इंपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां अमेरिका आप पे दबाव डाल रहा है कि आप रूस से तेल खरीदेंगे तो 500% का टैरिफ हम लगा देंगे। तो ये एक होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो है वो ये प्रूव कर रहे हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं उसमें कोई बात में दम है। और इसको आप डाइवर्ट किस तरह से कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से आपने मूर्खतापूर्ण निर्णय करा दिया है, और उसके बाद जो है अब वो सारा डिस्कशन और डेलिबरेशन जो है वो चुनाव आयोग पे चला गया है। और बिल्कुल ये सही बात है अपोजिशन का कहना कि चुनाव आयोग के लिए इतना बड़ा दफ्तर दिल्ली में रखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपना कार्यालय शिफ्ट कर लें और बाहर बोर्ड लगा दें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग, और उसमें ज्ञानेश कुमार जो है उसके अध्यक्ष बन जाएं, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी मेज पे लगा दें तिरंगे के बजाय। जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं तो उनसे हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को खतरा तो है। लेकिन सर, आप सुब्रमण्यम स्वामी का आपने जिक्र किया, सुब्रमण्यम स्वामी का जो दावा है कि अमेरिका और चीन के पास मोदी के सारे काले राज हैं और उनकी बदौलत वो उनकी नसों को दबाते रहते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास तो कोई राज नहीं है ना। पाकिस्तान को तो आप जो दावा करके आते थे, अभी भी कर रहे थे कि उसको 4 टुकड़े में बांट देंगे, तो वो तो आपके पास एक बड़ा मौका था जो आपने गंवाया। और शायद यही, क्या शायद नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या ये भी एक वजह है जो सेना के लोगों में, जो हमारे सैनिकों को, सैन्य अधिकारियों को अंदर अंदर खचोट रही है कि सरकार ने ये क्या कर दिया, हम तो मारने को तैयार थे, उसके टुकड़े टुकड़े करने को तैयार थे पाकिस्तान के, और सरकार ने सीज फायर करवा दिया। तो इस वजह से भी रह रह करके सैन्य अधिकारी जो है सारे सच एक एक करके देश के सामने रख रहे हैं। नहीं राम प्रकाश जी, ये तो एक बात है ही कि जब इनिशियल स्टेज, भाई 4 दिन की लड़ाई हुई, अगर 1.5 दिन हमको नुकसान हुआ जैसा सीडीएस कह रहे हैं, जैसा लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं, 1.5 दिन, अच्छा उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और 2.5 दिन में आपने पाकिस्तान को पीटा। एक तो ये है ही मुद्दा, और दूसरा मुद्दा जो अब ये लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा है, ये लड़ाई पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, ये लड़ाई लड़ रहा था चीन, और हमारे सैन्य मूवमेंट्स की एक एक जानकारी पाकिस्तान को चीन उपलब्ध करा रहा था, अपने सारे सैन्य उपकरण दिला रहा था। तो भाई देखिए, अगर आप भी सेना में होते और आप ये कहते कि हमारे राजनीतिक आकाओं की वजह से जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी हमेशा से देश के इंडिपेंडेंस के बाद ये नीति थी कि पाकिस्तान और चीन को एक तरफ खड़े होने का मौका नहीं देंगे, वी विल कीप ए डिवाइड, हम चीन और पाकिस्तान को उलझा के रखेंगे आपस में। आपने चीन और पाकिस्तान को ये बात 2 साल पहले कह दी थी, 2022 में कह दी थी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी वाले उनका मजाक बना रहे थे कि चीन और पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल ने उस बात पे मोहर लगा दी। भाई कोई भी सेना क्यों लड़ना चाहेगी अगर उनके राजनीतिक आकाओं की मूर्खता की वजह से 2 दुश्मन आपस में मिल जाएं और एक के बजाय आपको 2 दुश्मनों का सामना करना पड़े। भाई लड़ाई तो हमारी सेना वाले करते हैं ना, जान तो हमारे पायलट देते हैं, हमारे सेना के अधिकारी देते हैं, ये राजनीतिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री थोड़ी देते हैं, ये तो अपने जुमलेबाजी करके निकल जाते हैं। जुमलेबाजी करके खिसकने की तो अब आदत पड़ गई है सर। सारे देश के जितने भी गंभीर मुद्दे हों, चाहे वो नौजवानों से जुड़े हों, चाहे वो जवानों से जुड़े हों, चाहे वो अर्थ से जुड़ा हो, किसी भी चीज से जुड़ा हो, हर चीज में एक नया सिगुफा छोड़ा जाता है, एक नया नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है, और घुमा फिरा के कहीं ना कहीं वो बिल्डअप ले जाकर के राष्ट्र प्रेम से जोड़ दिया जाता है, और फिर देश के लोगों को चुप कराने का एक तरीके से काम किया जा रहा है। उसके बाद रही सही कसर अपने तमाम फैसले थोपने को लेकर के किए जा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा की बात सामने आ रही है, आखिर वो फैसला एक तरीके से थोपा ही तो जा रहा है। 3 कृषि कानून जिस तरीके से लाए गए, 750 किसानों ने जान गंवा दी, वो फैसला थोपा ही तो जा रहा था। देश पे ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो हम उदाहरण स्वरूप बात कर सकते हैं। लेकिन सर एक चीज और है, जिस देश में इतने सारे आयोग हैं, इतने तमाम तरीके की ऐसी संस्थाएं हैं जो देश को सुझाव देती हैं, वो संस्थाएं कहाँ हैं? चाहे वो नीति आयोग से लेकर के तमाम आयोग, अगर हम बात करें ट्रेड डील की, जिस डील की बात अभी हो रही है, जो डील खासी चर्चा में है, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री के लेके बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। और जैसा सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि अमेरिका के पास काले राज हैं, तो ऐसे में मोदी जी के पास ऑप्शन क्या बचते हैं सिवाय मानने के, जबकि पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पर समझौते करते हैं।
अरे पीयूष गोयल को कौन सुनता है? देखिए मुश्किल क्या हो गई, हर जगह तो आरएसएस के लोग बैठ गए हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर आरएसएस के लोग बैठ गए हैं, हर जगह नीति आयोग में हर जगह तो आरएसएस के लोग बैठ गए हैं, हाफ पैंट पहनने वाले और डंडा लहराने वाले, पार्कों के अंदर अपना झंडा गाड़ के वो तिरंगे का अपमान करने वाले ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको कुछ पता नहीं। अच्छा, चाणक्य ने तो ये कहा था ना, वो राज्य हमेशा सुखी होता है जहां पे आप अपने मंत्रियों को बोलने की स्वतंत्रता देते हैं। अब तो ये बात खबरें सामने आ रही हैं कि जब मोदी जी पार्लियामेंट में आते हैं, जो बड़े बिरले समय आते हैं, जब वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के व्हिप की तरह से हर पार्लियामेंटेरियन को एक मैसेज जाता है कि मोदी जी आ रहे हैं, आप रश कीजिए सदन की तरफ। और सब लोग रश करते हैं, मोदी जी के 2 मिनट आने से पहले खड़े हो जाते हैं, मोदी 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 मोदी, ऐसा जैसे कोई अधिनायकवाद कोई वो आ रहा है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा जी को आपने ऐसे करते हुए देखा है? हमने तो राजीव गांधी को एक आईपीएस ऑफिसर से बाकी मांगते हुए देखा है। इंदिरा जी की जब कार का चालान कर दिया था किरण बेदी ने, तो उनको घर बुला के चाय पिलाते हुए देखा है। हमने तो एक कार्टूनिस्ट को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब उन्होंने कार्टून बनाया था, घर में बुला के उनको नाश्ता कराते हुए देखा है। तो उस तरह के नेता देखें। आज के तारीख में मोदी जी को जिस प्रकार का उनका महिमा मंडन किया गया है, और मानी बात है कि अगर ये देखिए, असली मुद्दा ये है, अगर इस प्रकार का अनर्गल आरोप सुब्रमण्यम स्वामी मान लीजिए लगा रहे हो, जो मैं मानता हूं लगा रहे हूं, भाई सुब्रमण्यम स्वामी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने ही तो उनको राज्यसभा का सांसद बनाया था ना। तो अगर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाना है सुब्रमण्यम स्वामी, तो उनपे अवमानना का केस क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ही है कि अवमानना का केस आप नहीं कर सकते, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मुझ पर अवमानना करेंगे तो मैं कोर्ट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रख दूंगा, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी हैं। तो जैसे आप देखिए, एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है। वो कह रहा है कि उस द्वीप के अंदर जाया करते थे जहां पे अनैतिक काम हुआ करते थे। अब क्या असलियत है हमको क्या पता। इसीलिए बाद में दोनों की दोस्ती हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप की और एलन मस्क की बार बार झगड़ा होता है, बार बार दोस्ती हो जाती है। लेकिन अगर इनकी जगह कोई दूसरा आदमी होता, भाई देखिए मोदी जी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, इन लोगों की हम इज्जत जरूर करते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन इनकी वजह से अगर मेरे देश का नुकसान हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि ये जेल जाएं। और अगर ब्लैकमेलिंग की वजह से भारतवर्ष जो है चीन और अमेरिका के सामने झुक रहा है, तो मुझे इस बात पे अपने देश के प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा है कि गद्दी छोड़ें और जेल चले जाएं। क्योंकि अगर इस प्रकार से देश का नुकसान होता है, जस्ट बिकॉज यू हैव कमिटेड एंड यू हैव गिवन सर्टेन लूप होल्स टू दी चाइना एंड अमेरिका टू ब्लैकमेल यू, देन यू आर नॉट ब्लैकमेल्ड। आप तो 75 साल के हो रहे हैं, आप तो सत्ता से हट जाएंगे। नुकसान तो मेरे देश को हो रहा है, और देश को नुकसान हो रहा है तो देश की जनता को हो रहा है। अच्छा, आपका ध्यान जो है अमेरिका और ये चीन से और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लड़ने के बजाय देश के अंदर है। ये तो कम से कम हाईकोर्ट का मैं धन्यवाद करूंगा कि हाईकोर्ट ने जो एक मस्जिद के बारे में उसको डिस्प्यूटेड साइट बताने की बात की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। और आप देखिए सोशल मीडिया के अंदर भक्त किस प्रकार से हाईकोर्ट जजेस को गालियां दे रहे हैं उसके लिए। ये चाहते हैं बाहर से भी ये लड़ते रहे, देश के अंदर भी लड़ते रहे। ये ऐसे लड़ाका पैदा हो गए हैं, इनको हर जगह लड़ाई के अलावा कुछ ही नहीं रहा है, और अपने देश को कमजोर कर रहे हैं देश के अंदर लड़के। तो सर ये भक्तों की क्या बात हो, जब देश में एक चुना हुआ सांसद, हाईकोर्ट तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को जब ये कह देता है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध कराना चाहता है, तत्कालीन सीजेआई जो है वो उस गृह युद्ध के जिम्मेदार हैं, तो ऐसे में भक्तों से क्या उम्मीद की जा सकती है? और भक्तों से ये उम्मीद क्यों की जाए कि वो सही बात कहें या वो सही तरीके से करें? अब आखिर ये काम जो बांग्लादेश बनाम भक्त बना रहे हैं, या बांग्लादेश, पाकिस्तान, या किसी भी मामले पर जिस चाहे वो विपक्ष बनाम भक्त, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को बनाया जाता है, ये लड़ाई क्रिएट कौन करता है, कौन करवाता है ये युद्ध? भाई देखिए, असली बात ये हो गई है, मुश्किल ये हो गई है। देखिए आप खुद सोचिए राम प्रकाश जी, ये गोदी मीडिया जो है, जरा कल्पना कीजिए, गोदी मीडिया जो है इतनी झूठी खबरें फैला चुका है, इतनी ज्यादा अवमाननाएं कर चुका है, इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान कर चुका है। अगर आज सत्ता बदल जाए, आप सोचिए जितने गोदी मीडिया और ये लश्करे नोएडा के जो चैनल्स हैं, इनका क्या हश्र होगा, इनके पत्रकारों का क्या हश्र होगा। ये जेल भेजे जाएंगे, इनको जंजीरों से सड़क पे घसीटते हुए ले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलमान करके देश की धार्मिक स्थिरता को बिगाड़ा है। इन्होंने झूठे अवमाननाएं की हैं और झूठे मामले उछाले हैं। इन पे हजारों केसेस लगेंगे। आज तो चाहिए सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का वाली स्थिति है, आज इनके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा, लेकिन जब सत्ता बदलेगी, इसीलिए इनको डर है कि सत्ता ना बदल जाए, क्योंकि अगर सत्ता बदलेगी तो ये जेल जाएंगे, इसलिए उसको बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं। वही अनभक्तों का हाल है, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का हाल है।
भाई गिरिराज सिंह को देख लीजिए, या ये जो आपके दुबे जी हैं इनको देख लीजिए। अब या ये वो हैं निशिकांत दुबे या किरण रिजिजू जी, जो भी हैं, ये सारे लोग जो हैं ये जानते हैं कि जब सत्ता बदलेगी तो ये सारे इनको कोर्ट में जवाब देने पड़ेंगे कि ये अनर्गल आरोप आपने क्यों लगाए थे, हिंदू मुसलमान क्यों किया था। और जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बार निर्णय लिया था कि जो भी सोशल मीडिया के अंदर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाए उसको अंदर कर दो उठा के। भाई सीधी सी बात है, देश जो है वो एक साझा देश है, हम लोग की एक विरासत है, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। अगर मैं भी कोई हिंदू मुसलमान का नैरेटिव ला के एक दूसरे धर्म या किसी जाति के खिलाफ कोई विद्वेष फैलाना चाहूं तो आई शुड ऑल्सो गो टू जेल। लेकिन ये गोदी मीडिया ने अंधभक्तों ने किया है, तो अपनी रक्षा के लिए वो और ज्यादा ऑफेंसिव हो रहे हैं और सारी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। वो इस बात को, लेकिन बाकी देश की जनता जो अंधभक्त, तो चलिए 15% होंगे ना, बाकी 85% में 15% लोग समझ रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए भारतवर्ष को कितनी अकेली स्थिति में और निरीह स्थिति में इन लोगों ने पहुंचा दिया है। बाहर वालों से लड़ नहीं पा रहे, वो सब एकत्रित होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ चीन भी खड़ा है, तुर्की भी खड़ा है, बांग्लादेश भी खड़ा है, श्रीलंका भी खड़ा है, नेपाल भी खड़ा है, और आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। लेकिन आप उनसे लड़ने के बजाय देश के अंदर अपने दलितों से लड़ रहे हो, आदिवासियों से लड़ रहे हो, यादवों से लड़ रहे हो, मुसलमानों से लड़ रहे हो, क्रिश्चियनों से लड़ रहे हो, सिखों से लड़ रहे हो। तो इतना मूर्खतापूर्ण व्यवहार इन लोगों का, तो बाकी लोग जो अंधभक्त नहीं है कम से कम उनको तो सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। अब सर राजनीति की बातें बहुत हो गई, जरा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय लगातार चर्चा में, हालांकि इस पर हमने थोड़ी सी बात की, ट्रेड डील। जिस ट्रेड डील को लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही है, तमाम विश्लेषक उसको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। भाजपा वाले माइंडसेट के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो एक ऐतिहासिक कदम हो जाएगा, और वहीं तमाम लोग ये कह रहे हैं, ये भी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इससे खराब दूसरा कदम कुछ हो नहीं सकता है। सर असल में जरा हम अपने दर्शकों के लिए आसान तरीके से ये समझ लें आपसे, क्योंकि आप उन दोनों विधाओं को ठीक से जानते हैं, अर्थशास्त्र वाली विधा को भी, मैनेजमेंट वाली विधा को भी, और तीसरा जो राजनीति वाला पक्ष है उसको भी। असल में देश को कितना फायदा होने जा रहा है, कितना नुकसान होने जा रहा है जिस ट्रेड डील को लेकर अभी चर्चा हो रही है, जिस ट्रेड डील के लेकर के पीयूष गोयल ये दावा कर रहे हैं कि अपनी शर्तों पर भारत समझौता करता है, और जिस ट्रेड डील का न्यू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह के रख चुके हैं कि भारत 0 टैरिफ पर अमेरिका के साथ व्यापार करने को तैयार है। भाई देखिए, असली मुद्दा यह है, दो पक्षों को देखना आवश्यक है। पहली बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के कंज्यूमर्स में अपने दुग्ध उत्पादनों को और कृषि उत्पादनों को ठेले। आपको याद होगा 1965 में PL 480 आया करता था, जो जानवरों के खाने लायक गोहा होता था। उसके बाद हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन हुआ, और हम सब सफिशिएंट बने। अब वो चाहता है कि अपनी चीजों को, दुग्ध जो उनके यहाँ, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो हिंदुस्तान के अंदर ठोकना चाहता है। अगर वो इंपोर्ट हो गया तो हमारे देश का सारा दुग्ध उत्पादन और अन्न उत्पादन जो है इफेक्ट हो जाएगा। देखिए देखिए, जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट होती है रामप्रकाश जी, आप अपने जीवन में भी सोच रहे होंगे, आपको कभी भी विकल्पहीन नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान को अमेरिका से फायदा क्यों हो रहा है? अमेरिका क्यों कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहा है आई लव पाकिस्तान? उनके फील्ड मार्शल को खाना क्यों खिला रहा है? मोदी जी की बात वहां पे जयशंकर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं? बिकॉज यू डोंट हैव ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन नॉट फॉल बैक अपॉन एनीबडी एल्स देन अमेरिका। भाई पाकिस्तान ने क्या पोजीशनिंग अपनी कर ली है? चीन उसके साथ खड़ा है, तुर्की उसके साथ खड़ा है, ईरान उसके साथ खड़ा है। अमेरिका को भी लगता है कि अगर ये चीन के साथ चला गया, जैसे हमारी नीति होनी चाहिए थी कि भारत, पाकिस्तान और चीन को एक साथ मत होने दो, अमेरिका की नीति है पाकिस्तान और चीन को एक साथ मत होने दो, तो इसीलिए अमेरिका उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है पाकिस्तान को। लेकिन आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, क्योंकि आप एक लॉबी से पूरी तरह कट चुके हैं, आपको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। अरे यार, कोई कुश्ती थोड़ी लगनी है, पहलवानी थोड़ी करनी है, कोई रेसलर थोड़ी हो आप। 56 इंच का सीना न भी हो आपका, लाल बहादुर शास्त्री जैसे 5 फीट के भी आदमी हो, या इंदिरा जी जैसी महिला भी हो, लेकिन उसके बाद इंदिरा जी को, लाल बहादुर शास्त्री को आज भी देश याद करता है। कितने वीर लोग थे, महिला होने के बावजूद उन्होंने बता दिया था कि वो रानी लक्ष्मीबाई और रजिया सुल्ताना जैसी महिला थी, और लाल बहादुर शास्त्री ने बता दिया था कि कद से कुछ नहीं होता है, ताकत जो है वो अपने हौसलों में होती है। तो यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, दैट इज व्हाई अमेरिका इज ब्लैकमेलिंग यू। अब इस ब्लैकमेलिंग से किसका कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, ये भी तो
स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। भाजपा और सरकार ये कह रही है कि भाई ऐतिहासिक डील हो जाएगी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा, पीयूष गोयल का दावा यही कह रहा है। लेकिन असल में जो नुकसान हो रहा है या होगा, उसको समझाने का जिम्मा कोई लेता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, सब लोग जिम्मा ले रहे हैं, लेकिन मुश्किल क्या है ना, हमारी बात जनता के यूट्यूबर्स ही तक तो पहुंच रही है। गोदी मीडिया तो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। आप खुद सोचिए भाई, रूस से हमको तेल मिल रहा है $50 पर बैरल, अमेरिका से मिल रहा है $70 पर बैरल, तो $20 पर बैरल का नुकसान है, एक तिहाई दाम का। लेकिन अमेरिका कह रहा है अगर रूस से आपने तेल खरीदा तो हम आपको 500% टैक्स लगा देंगे। ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है? ये उचित है क्या? तो हम जानते हैं कि अच्छा, ये इनको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता है कि जो कुछ हो रहा है वो खराब है, गलत है। लेकिन आपने सुना होगा ना, एक राजा था, वो क्या करता था, पहले तीर चलाता था। अच्छा, जब तीर जो है अपने निशाने में पहुंच जाता था तो उसके मातहत लोग जाके उसके चारों तरफ गोला लगा देते थे। अच्छा, लोगों ने पूछा कि भाई राजे का जो निशाना है बड़ा अचूक है, ये जहां घेरा होता है वहीं पे जाके तीर लगता है। तो उसके चाटुकारों ने बताया ये राजा ऐसा नहीं करता, राजा तो तीर चला देता है, जहां लग जाता है उसके चारों तरफ वो गोला बना देते हैं। वही मोदी जी के साथ है। आप देखिएगा 15 दिन के बाद देश के अंदर क्या परिस्थिति उन्होंने बना दी है। लाखों लोगों को घर विहीन कर दिया है दिल्ली के अंदर। टेम्पो चालक, स्कूटर चालक, उन लोगों से कह दिया है कि आपके अपने जो ये हैं 3 व्हीलर्स हैं, इनको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कीजिए। पहले उन्होंने डीजल से उसको कन्वर्ट किया, पेट्रोल से सीएनजी में, अब सीएनजी से करें उसमें। मतलब मूर्खतापूर्ण वही मोहम्मद बिन तुगलक वाला शासन आ गया है। लेकिन अब वो चुनाव आयोग बैठा हुआ है सारी जिम्मेदारी लेने के लिए, फिर उसके बाद कहेंगे कि साहब चुनाव आयोग, कि साहब इलेक्शन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है इसलिए सारे गरीबों के मकान तोड़ दो। क्या अंतर पड़ता है? सारी कारें जब्त कर लो, क्या अंतर पड़ता है? इसीलिए वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। हम 40-40 साल पुराने हवाई जहाज वो प्लेन उड़ा रहे हैं और यहाँ पे 10 साल के बाद कार को कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि रिटायर्ड जनरल है यार, वो भी तो कार चला रहे हैं बेचारे, उनकी भी 10 साल पुरानी कार होगी, वो कहे झेले। लेकिन मूर्खता जो है वो पराकाष्ठा इस समय इन्होंने क्रॉस कर दी है। अंधभक्तों को अकल आ जाए तो देश का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। नहीं, लेकिन सर अगर ये डील्स हो जाती हैं, जिस तरीके की स्थितियां हैं, भाई भारत में सबको पता है कि अगर हम डेयरी की बात करें तो जो उत्पादन है दूध का वो डिमांड से बहुत नीचे रहता है। तो भाई अगर सप्लाई बढ़ेगी तो भारत के लोगों को फायदा तो होगा ना, उसकी कीमतों में कमी आएगी। वाह राम प्रकाश जी वाह। हमारे सेब जो है उसका उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में, ठीक है? ठीक है, जितना प्रोडक्शन होता है, और अमेरिका से जो सेब इंपोर्ट होता है अगर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी न लगाई जाए और इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, भाई अमेरिका तो चाहता है इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, वो सारा अपना सेब यहाँ पे बेच देगा, मार्केट को भर देगा। अगर हमारे देश के अंदर शिमला का या हिमाचल का और कश्मीर का सेब जो है मान लीजिए 1 लाख टन होता है और डिमांड जो है 1.5 लाख टन है, मान लीजिए दूध का जैसे आपने कंपैरिजन लिया, तो क्या होगा कि सेब के दाम थोड़े बढ़ेंगे। अच्छा, सेब के दाम बढ़ेंगे तो कम से कम हमारे सेब उत्पादकों को तो पैसा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के अंदर तो खुशहाली आएगी। अब आप कहिए कि साहब 1 लाख टन जो है हम अमेरिका से इंपोर्ट कर लेते हैं सेब, तो अब तो 1 लाख टन वो, 1 लाख टन ये, 2 लाख टन हो गया, डिमांड है 1.5 लाख टन की, तो प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे। अमेरिका को अंतर पड़ता नहीं, क्योंकि उसके यहाँ तो प्रोडक्शन भीषण है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन है कि उसको पॉपुलेशन है नहीं, उसको झेल नहीं पा रहा है। लेकिन आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, आपके देश का सेब उत्पादक खत्म हो जाएगा। तो अभी दुग्ध उत्पादक जो है, अब आप देखिए मदर डेयरी में दूध आप कितने का खरीदते हैं? आप लखनऊ में खरीदते होंगे मान लीजिए, तो आप खरीदते हैं 55 रुपए का मान लीजिए, तो दूध उत्पादक को मिलता है 30 रुपए, 25 रुपए तो बीच में चला जाता है। अच्छा, अमेरिका के अंदर तो दूध उत्पादन इतना ज्यादा है कि वो एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हमारे जो दूध उत्पादक हैं उनको 10 रुपए में नहीं मिलेगा। वो आधी पॉपुलेशन ऐसी है जिनका दूध उत्पादन में उनका रोजगार चलता है, 2 भैंसे पाल लेते हैं, 10-5 हजार रुपए महीना कमा लेते हैं, उसी में खा पी लेते हैं, उसी में घर चल जाता है। तो सवाल इस बात का नहीं है आपके भाई, हम कह रहे हैं कि ये केवल डिमांड सप्लाई का खेल नहीं है, लेकिन उस सप्लाई को क्रिएट करने के लिए भारतवर्ष के अंदर क्या कर रहे हो भाई? आप विदेश से इंपोर्ट करके, जब हमारा किसान, पता चलता है प्याज की कीमत बढ़ती है तो इंपोर्ट कर लेते हो, किसानों को फायदा नहीं होता, और जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो हमारे किसानों को वैसे ही फायदा नहीं होता। तो हमारे किसान तो हर तरफ से मर रहे हैं, कभी सोयाबीन इंपोर्ट कर लेते हो, कभी पाम ऑयल इंपोर्ट कर लेते हो, कभी कुछ इंपोर्ट कर लेते हो। तो इंपोर्ट कर करके, इंपोर्टर्स में अडानी जी तो इंपोर्ट करके फायदा उठा लेते हैं, हमारे उत्पादक भी मारे जाते हैं, हमारे कंज्यूमर्स भी मारे जाते हैं।
मेरे इस आखिरी सवाल से बहुत सारे डील के सच दर्शकों को शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये सवाल इसी को समझने के लिए पूछा था। इसमें केवल एक इस डील की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी ऐसी डील्स हैं, चाहे वो F-35 की डील हो या जो नई डील जो कृषि और डेयरी उद्योग को लेकर के डेयरी क्षेत्र में होने की बात हो रही हो। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके का खेल हमारे और आपके साथ खेला जा रहा है, और ये खेल सिर्फ कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाएगा, बाकी सबके लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक हो साबित होगा, ये तय है। और उसके बावजूद भी सिर्फ काले राज ये डील करवा देते हैं, ये सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति एक बात दो और चार लोगों प्रकाश जी, एक बात और, ये जो दूध का और कृषि का इंपोर्ट होगा ना, इसका भी ठेका अडानी जी को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां भी वो उनके लिए लाखों करोड़ों कमा लेंगे। उनके लिए 3 कृषि कानून बिल लाए जा रहे थे, बिल पास नहीं होने दिया इस देश के किसानों ने, तो वो कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट खा करके बैठे हैं और बहुत मजबूत बदला लेने की फिराक में भी हैं किसानों से। शायद ये बिल उसी का, शायद ये डील जो है उसी का नतीजा हो सकता है। और उस देश में भी अडानी जी फंसे हुए हैं जो देश ये डील करना चाहता है। बिना डील के ही जीरो टैरिफ का दावा ट्रम्प साहब कर चुके हैं ऑलरेडी। ये होगा, स्थिति खतरनाक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।